गर्मी में गरीब बहू का घास, मिट्टी का ठंडा आलीशान ससुराल। अरे ये यहाँ पर, और इनको तो गोली लगी है। हे भगवान। ऋषभ, अंकित भैया, मम्मी पापा, भाभी जल्दी आइए आप यहाँ। अरे क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बताओ क्या हुआ? देखिए इनको, ये यहाँ पर इस हालत में, ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, कहीं है। अरे अरे तुम शांत हो जाओ। चलो पहले इनको उठाकर अंदर ले चलो, इनकी सांसें चल रही हैं। हाँ, इन्हें इस खटिया पर लेटाओ, मैं जड़ी बूटियाँ लेकर आती हूँ। पहले हमें इनकी गोली निकालनी होगी। क्या बेटा, पहले तू थोड़ा गर्म पानी और चाकू लेकर आ, मैं गोली निकालता हूँ। इसके बाद इनकी पट्टी करते हैं ताकि सेप्टिक न फैले। इन्होंने आपके साथ इतना सब किया, उसके बाद भी आप लोग इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद घायल व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? अरे तुम लोग, तुम यहाँ इस जंगल के बीच इतने सुंदर और ठंडे घर में, ये महल जैसा घर किसका है? और तुम यहाँ कैसे? ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। ये आलीशान मिट्टी के घर और इस परिवार के यहाँ होने के पीछे एक लंबा सफर है। तो कौन है ये इंसान जिसकी मदद प्रियंका का पूरा परिवार कर रहा है, और क्यों प्रियंका उस इंसान को देखकर इतना भावुक हो रही है? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। सेंट जॉन्स कॉलेज के आलीशान गेट के सामने 3 काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं और प्रियंका उतरती है। ऋषभ अपनी बाइक खड़ी कर रहा है। ऋषभ सुनो। तभी 3 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स प्रियंका के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। माफ कीजिएगा बिटिया जी, साहब का हुक्म है। कॉलेज के अंदर भी आप किसी बाहरी लड़के से बात नहीं करेंगे, चलिए अंदर। प्रियंका गुस्से में अंदर जाती है और ऋषभ से मिलने के लिए एक बहाना बनाती है। मैं बाथरूम जा रही हूँ। अब क्या तुम लोग वहाँ भी अंदर जाओगे? बाहर खड़े रहो। नहीं, हम बाहर ही खड़े हैं। प्रियंका खिड़की के रास्ते बाहर निकलती है और ऋषभ से मिलती है, जो उनके मिलने की जगह पर पहले से इंतजार कर रहा था। ऋषभ, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। पापा ने मेरी शादी उस क्रिमिनल बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी है। हमें आज इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। प्रियंका, तुम जानती हो ना इसका अंजाम? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता। हमें पहले शादी करनी होगी। शादी करने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद वहां से निकलकर एक पुराने मंदिर में ऋषभ और प्रियंका सादगी से शादी करते हैं। शादी के बाद ऋषभ उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही ऋषभ के घर वाले प्रियंका को देखते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। ये क्या ऋषभ, ये कौन है? ये तो शायद उनकी बेटी है ना? तुमने इससे शादी कर ली? बेटा तूने ये क्या किया? वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका नाम सुनकर शहर कांपता है। वो तो हमें मिट्टी में मिला देगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं वहाँ मर जाती। आप बस मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तभी अंकित भागता हुआ घर आता है। ऋषभ जल्दी सामान बांधो। उसके आदमी शहर के कोने कोने में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि प्रियंका यहाँ है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हमने तो अभी रात का खाना भी नहीं खाया। अरे खाने का वक्त नहीं है। हिमांशी जो खाना बना है उसे जल्दी से अखबार और कपड़ों में लपेटो। अंकित, जरूरी सामान और थोड़े पैसे उठा, हमें ये शहर अभी छोड़ना होगा। सब लोग अफरा तफरी में सामान पैक करते हैं। खाने की पोटली और पानी लेकर पीछे के रास्ते से निकलते हैं। पापा, हम कहीं भी जाएंगे, वो हमें ढूंढ लेंगे। हमें ऐसी जगह छिपना होगा जहाँ कोई सोच भी न सके, जहाँ मोबाइल सिग्नल ना हो, जहाँ इंसान का नामो निशान ना हो। लेकिन उनकी पहुंच तो इस शहर ही नहीं, पूरे देश में है। वो हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। तो क्या अब हम जंगलों में बस जाएं अपनी जान बचाने के लिए? बिल्कुल सही कहा माँ। हमें उस वीरान जंगल वाले इलाके में जाना चाहिए जहाँ उनकी पहुँच ना हो। चलो सभी मेरे साथ। सूरज आग उगल रहा है। ऋषभ, प्रियंका और उनका पूरा परिवार कच्चे रास्तों, कटीली झाड़ियों और सूखी पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा है। सबके चेहरे पसीने से तरबतर हैं और प्यास से गला सूख रहा है। अब और नहीं चला जाता। देखो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, ऊपर से ये लू। ऐसा लग रहा है शरीर जल जाएगा। हिम्मत मत हारो बहू, अगर पीछे मुड़े तो उसके गुंडे हमें मार डालेंगे। धीरे बोलिए माँ, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें इस मुख्य रास्ते को छोड़कर उस घने और डरावने जंगल के अंदर जाना होगा। सब लोग डरते सहजते उस घने जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ रुकते हैं। ये जगह इतनी घनी है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती। सब एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऋषभ कपड़े में लपेटा हुआ खाना खोलता है। भाभी ये लीजिए,
थोड़ा थोड़ा सब खा लो, पता नहीं अगला खाना कब नसीब होगा। अचानक दूर से झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। गुंडे टॉर्च और हथियार लेकर जंगल के मुहाने पर चिल्ला रहे हैं। वो इसी तरफ आए हैं दोनों ने। साहब का हुक्म है, लड़का मर जाना चाहिए और लड़की वापस मिलनी चाहिए। ऋषभ और उसका परिवार सांस रोककर एक गड्ढे और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद गुंडे रास्ता भटक कर चले जाते हैं। जो परिवार कल तक मखमली गद्दों पर सोता था, आज वो सूखी पत्तियों और कीड़े मकोड़ों के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी मुझे घर जाना है, मेरे लिए एसी चला दो, यहाँ बहुत गर्मी है। वेद चुप हो जाओ, यहाँ कोई एसी नहीं है। हम किसी दूसरे शहर क्यों नहीं चले जाते? हमारे पास थोड़े पैसे तो हैं ही। नहीं ऋषभ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उनके आदमी हर जगह होंगे। शहर की भीड़ में हम आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन इस घने जंगल में वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो अंकित। जान बची तो लाखों पाए। आज रात यहीं चादर बिछाकर गुजारा कर लेते हैं। जैसे तैसे रात ढलती है, परेशानी बढ़ती गई। गर्मी के कारण पसीना सूख नहीं रहा था, ऊपर से मच्छरों का हमला और परेशान कर रहा था। उफ, ये मच्छर, ये तो इंसान को जिंदा चबा जाएंगे। ऊपर से ये अजीब अजीब जानवरों की आवाजें, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। मम्मी मच्छर काट रहे हैं मुझे, यहाँ नहीं रहना। पूरी रात कोई सो नहीं सका। गर्मी, मच्छर और खौफ ने सबकी हालत खराब कर दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सबके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और थकान साफ दिख रही थी। ऋषभ बेटा, अरे मेरा दम घुट रहा है। यहाँ की उमस और धूल से मेरी सांसें अटक रही हैं। हाय राम, मेरे घुटनों का दर्द अब सहा नहीं जाता। मुझसे तो अब 2 कदम भी चला नहीं जा रहा। प्यास के मारे गला सूख कर काटा हो गया है। माँ, यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? इस तपती धूप में मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं। वेद का शरीर बुखार से तप रहा है। अगर इसे जल्दी कुछ खाने को और साफ पानी नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी दूर तक देख कर आया हूँ। नदी यहाँ से बहुत मील दूर है। इस चिलचिलाती धूप में वहां तक जाना और वापस आना नामुमकिन है। बिना पानी और बिना छत के हम यहाँ 2 दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। पापा, सहने से कुछ नहीं होगा, हमें रास्ता निकालना होगा। इसलिए हम सबसे पहले एक झोपड़ी बनाएंगे, छोटी ही सही, लेकिन वो हमें इस सूरज की आग से बचाएगी। प्रियंका की बात मानकर टूटे हुए शरीरों और थके हुए मन के साथ सबने मिलकर लकड़ियां बटोरनी शुरू की और एक साधारण सी झोपड़ी तैयार की। प्यास से सबका बुरा हाल था। ऋषभ और अंकित नदी से पानी लाए तो थे, लेकिन वो इतना गंदा और मटमैला था कि उसे पीना बीमारियों को दावत देना था। सब हताश होकर एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। मंजू, कभी सोचा नहीं था कि जीवन के इस पड़ाव पर मेरे ये दिन देखने पड़ेंगे। सारी उम्र मेहनत की, बुढ़ापा चैन से कटेगा, पर यहाँ तो नसीब में 2 बूंद साफ पानी भी नहीं है। सही कह रहे हो। अपना भरा पूरा घर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर इस भयानक जंगल में कीड़े मकोड़ों के बीच पड़ा रहना पड़ रहा है। पता नहीं विधाता ने और क्या क्या लिखा है। प्रियंका दौड़ खड़ी ये बात सुन लेती है। उसकी आंखों में ग्लानि और दुख भर जाता है। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से ये लोग दर दर भटक रहे हैं। मासूम वेद का चेहरा तो देखो, भूख और प्यास से कैसा मुरझाया है। मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना ही होगा। जंगल में पूरा दिन ऐसे ही गुजारा करने के बाद तीसरे दिन प्रियंका बैठी बैठी गहरी सोच में डूब जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो बचपन में सहेलियों के साथ गोवा घूमने गई थी तो रेतीले किनारे पर उसने कुछ देखा था। 10 साल की छोटी सी प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ गीली मिट्टी और घास से एक सुंदर सा घर बना रही है। देखो इस मिट्टी के घर के अंदर कितनी ठंडक है। इसमें हम अपनी गुड़ियों को रखेंगे, यहाँ उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। अचानक प्रियंका वर्तमान में वापस आती है। मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? कहीं धूप लगने से बावरी तो नहीं हो गई हमारी बहू? नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ। मुझे समझ आ गया कि हम इस जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। हम यहाँ सिर्फ छिपेंगे नहीं, बल्कि अपना एक आलीशान महल बनाएंगे, मिट्टी और घास फूस का महल। क्या महल? प्रियंका, मिट्टी और घास से महल कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता ऋषभ? पहले के लोग क्या सीमेंट और ईंटों के घर में रहते थे? आदिवासी लोग आज भी प्रकृति के बीच रहते हैं। हमें बस मिलकर काम करना होगा। और उन मच्छरों का क्या होगा जो रात भर हमारा खून पीते हैं? और ये गंदा पानी? सबसे पहले हम मच्छरों का इलाज करेंगे। माँ जी, नीम के पत्तों का धुआं और कुछ खास जड़ी बूटियों से कीड़े दूर भागते हैं। हम झोपड़ी के चारों ओर नीम जलाएंगे। सबसे पहले हम वेद के लिए आराम करने के लायक कुछ बनाएंगे। प्रियंका के लाए हुए सामान में से एक साड़ी निकाली और 2 मजबूत पेड़ों के बीच उसे बांधकर एक सुंदर सा झूला बना दिया। वेद बेटा इधर आओ,
देखो चाची ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, इसमें बैठोगे तो ठंडी हवा आएगी और तुम्हें नींद आ जाएगी। प्रियंका ने जैसे ही वेद को झूले में लिटाया, रोता हुआ वेद झूले में बैठते ही शांत हो जाता है। अब मुझे मच्छरों का जुगाड़ करना पड़ेगा, पूरा नीम का पेड़। वो दौड़कर जाती है और ढेर सारी नीम की पत्तियां और सूखी झाल इकट्ठा करती है। फिर 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करती है और पत्तियों में आग लगा देती है। अरे ये धुआं कैसा, अरे देखो धुआं होते ही सारे मच्छर भागने लगे। माँ जी ये नीम का जादू है, अब वेद को मच्छर नहीं काटेंगे। अब हमें अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ जंगल में ही रहना है तो ठाट से रहे। क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ जंगल में और ठाट बाट? हाँ भाभी, बचपन में हम लड़कियाँ कैसे अपने सहेलियों के साथ मिट्टी का घर बनाया करती थी, क्यों ना वैसा ही कुछ हम सच में बनाएं। हमें हमारे अच्छे खासे घर से जंगल में लाकर जंगल में महल बनाने की बातें चल रही है। देखो मंजू, मुसीबत किसी एक के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। इसीलिए आपस में भेदभाव रखकर कुछ नहीं होगा, सभी साथ में काम करेंगे। विनोद मंजू को समझा देते हैं। उसके बाद प्रियंका नदी की तरफ जाकर अपने दुपट्टे में भारी भरकम चिकनी मिट्टी भर कर लाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ऋषभ, अगर यहाँ रहना है तो पेट का इंतजाम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चूल्हा बनाएंगे। बिना खाने के शरीर में ताकत नहीं रहेगी, लेकिन हमें पहले राशन लाना होगा। ठीक है, फिर मैं और हिमांशी बाहर शहर की तरफ जाते हैं। अपना पहचान छिपाने के लिए हम सिर और चेहरा कपड़ों से ढक लेंगे और खाना बनाने के लिए थोड़ा राशन और ज़रूरी सामान ले आएंगे। पर अगर किसी ने पहचान लिया तो? डरने से काम नहीं चलेगा। हम मजदूर बनकर पास के एक छोटे गांव के बाजार जाएंगे, वहाँ कोई उन्हें या हमें नहीं जानता होगा। अंकित और हिमांशी अपना चेहरा ढककर सावधानी से जंगल के बाहर निकलते हैं। इधर घर पर प्रियंका और मंजू जी पत्थरों को जोड़कर एक कच्चा चूल्हा बनाती हैं। तब तक हिमांशी और अंकित भी वापस आ जाते हैं। वो अपने साथ कुछ खाने पकाने के लिए बर्तन और थोड़ा राशन लेकर आए हैं। बहू आग जल गई है। अंकित और हिमांशी थोड़ा आटा और दाल ले आए हैं। आज हम चूल्हे पर ताज़ी रोटियां बनाएंगे। प्रियंका चूल्हे पर दाल रोटी बनाती है। बहू दाल और रोटी तो बन गया, पर परोसेंगे किसमें? हमारे पास तो थालियां भी नहीं है। माँ जी फिक्र मत कीजिए, हम इन बड़े पत्तों पर खाना खाएंगे और पानी पीने के लिए नारियल की खोपड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। उस रात आसमान के नीचे पूरे परिवार ने पत्तों पर गर्म रोटियां नारियल के खोल में पानी पिया। खाना खाकर सभी झोपड़ी में ही एक दूसरे का सहारा लेकर लेट जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका फिर से नदी की तरफ जाकर वहां से मिट्टी लाना शुरू करती है। प्रियंका, ये क्या कर रही हो? इतना भारी वजन, अरे तुम बीमार पड़ जाओगी, लाओ मुझे दो। नहीं ऋषभ, सिर्फ मिट्टी लाने से हमारा नया घर मजबूत नहीं बनेगा। हमें बांस चाहिए। वो देखो वहाँ बांस की झुरमुट है, हमें कुछ बांस चाहिए। चलो मैं बताऊंगा कि बांस को कैसे बांधना है कि छत मजबूत रहे। मंजू, तुम और हिमांशी घास इकट्ठा करो। देखते ही देखते एक टीम की तरह काम कर रहा था। जंगल की तपती दोपहर अब ढलने लगी थी। ऋषभ और अंकित ने चाकू और पत्थरों की मदद से मजबूत बांस काटे और उन्हें जमीन में गहराई तक गाड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार किया। प्रियंका नदी से चिकनी मिट्टी ला रही थी। ला बहू, मैं इसमें घास और भूसा मिला देती हूँ, इससे मिट्टी पक जाएगी और दीवारें मजबूत होंगी। मैं इस मिट्टी में नीम की पत्तियां मिला देती हूँ ताकि घर में कभी कीड़े या दीमक ना लगे। सबने मिलकर पत्थरों को कतार में खड़ा किया और उन मिट्टी, घास और नीम के मिश्रण को मोटा लेप चढ़ाना शुरू किया। प्रियंका ने दीवारों के बीच बीच में छोटे छोटे मोखले छोड़ दिए ताकि हवा का संचार बना रहे। देखिए, ये जो मिट्टी की मोटी परत है, ये बाहर की आग जैसे गर्मी को अंदर नहीं आने देगी, और ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इनसे रात भर ठंडी हवा आएगी। हमारा घर कुदरती तौर पर ठंडा रहेगा। घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने चारों तरफ से बांस की दीवारें खड़ी कर दी और ऊपर से घास फूस की एक मोटी छत तैयार कर ली। उफ, जान निकल गई आज तो। पर सच कहूँ तो अपनी मेहनत से खड़ी की गई इस दीवार को छूने में जो खुशी मिल रही है ना, वो शहर के बंगले में कभी नहीं मिलती। सूरज पूरी तरह डूब गया तो जंगल के बीच एक आधा अधूरा ढांचा खड़ा था। पूरा परिवार पसीने से नहाया हुआ और मिट्टी में सना हुआ था। उस रात वो सब उसी आधे अधूरे लेकिन सुरक्षित ढांचे के अंदर थक कर बैठ गए। प्रियंका, कम से कम इन ढांचे में 4 दीवारें हैं, गर्म हवा अंदर नहीं आएगी। वेद, मम्मी पापा और हम लू से बच सके। हाँ, लेकिन ऋषभ, हमें दीवारें मोटी बनानी होगी। जितनी मोटी मिट्टी की परत होगी, धूप उतनी ही देर में अंदर पहुंचेगी। ठीक है, तो कल फिर हम अपने इस घर पर और मेहनत करेंगे, इसे मजबूत और रहने लायक बनाएंगे। अभी तक सिर्फ घास और मिट्टी की मदद से उन्होंने एक साधारण सा कमरा तैयार किया था। दीवारें खड़ी करने में ही पूरा दिन लग गया।
जंगल में रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे और अब तक वो नदी से बाल्टियां भर भर कर लाते थे, जो बहुत थकाने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह बेटा, नदी का पानी गंदा है, मेरा गला खराब हो रहा है। एक तो नदी उतनी दूर है और वहाँ का पानी मटमैला भी है। प्रियंका, मैंने यहाँ एक झरना भी देखा है, पास में ही है, क्यों ना हम उसका पानी भर कर लाएं? लेकिन ऋषभ, हम अगर पूरा दिन केवल पानी लाते रहे तो बाकी काम कब करेंगे? क्यों ना कोई जुगाड़ करे। तुम तो इंजीनियर हो, सोचो अगर हम बांस को बीच से फाड़ कर एक नाली बना दे तो। हाँ प्रियंका, तुम सही कह रही हो। अगर हम इन बांस के पाइपों को झरने से जोड़ दें तो पानी खुद चलकर हमारे पास आएगा। हाँ ऋषभ, और हमें बस इन्हें एक ढलान में सेट करना है। भैया, आप इन बांस के जोड़ों के बीच थोड़ी थोड़ी सूखी घास और बारीक कंकड़ फंसा दीजिए। घास और कंकड़ क्यों प्रियंका? इससे तो पानी रुक जाएगा। नहीं भैया, ये छलनी का काम करेगी। जब झरने का गंदा पानी इन बांस के पाइपों से होकर गुजरेगा तो घास और कंकड़ सारी मिट्टी और अशुद्धियों को रोक लेगी। हमारे पास जो पानी पहुंचेगा वो एकदम कांच जैसा साफ होगा। पूरा परिवार इस काम में जुट गया। उन्होंने बांस को आपस में जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन तैयार की, जो सीधे पहाड़ी के ऊपर बहते झरने से उनके आधे बने घर के आंगन तक आती थी। चलो, मैंने पहला सिरा जोड़ दिया है, देखो पानी नीचे जा रहा है क्या? आ गया। देखो, बांस के मुंह से पानी गिरने लगा है। जैसे ही झरने का शीतल जल बांस की नली से होता हुआ आंगन में रखे मिट्टी के कुंड में गिरा, सबकी आंखों में चमक आ गई। पानी एकदम साफ और शीतल था। ये तो अद्भुत है। ये पानी तो शहर की फिल्टर से भी ज्यादा मीठा और ठंडा है। अब ना हमें प्यासे रहने का डर है और ना ही नदी तक बार बार जाने की थकान। अब हम अपना पूरा ध्यान इस घर को पूरा करने में लगा सकते हैं। पानी की समस्या हल होते ही घर का काम और तेजी से चलने लगा। अब उनके पास पीने के लिए साफ पानी था और मिट्टी गूंथने के लिए भी भरपूर सप्लाई थी। कई हफ्तों की दिन रात की मेहनत के बाद घास मिट्टी का आलीशान महल का ढांचा तैयार था। ऋषभ, अब हम इसके ऊपर गुम्बद बनाएंगे। गुम्बद के कारण अंदर की हवा गर्म ऊपर उठ जाएगी और नीचे ठंडक बनी रहेगी। हाँ, सही कह रही हो। कल ही हम इसको डिजाइन देंगे। मिट्टी भी ऑलमोस्ट सूख गई है तो डिजाइन आराम से बन जाएगी। प्रियंका, क्या तुम्हारा गुम्बद वाला आइडिया वाकई काम करेगा? बिल्कुल ऋषभ, जब हम छत को गोल गुम्बद की शक्ल देंगे तो घर के अंदर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर गुम्बद में जमा हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। नीचे जहाँ हम बैठेंगे वहाँ सिर्फ ठंडक होगी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 भव्य गुंबद तैयार किए। ऋषभ ने उन गुंबदों के ऊपर बांस की एक और बारीक परत लगाई, जिसमें छोटे छोटे छेद थे। अब देखो जादू, अब इन छेदों से पानी धीरे धीरे छत की घास पर रिसता रहेगा। जैसे ही गर्म हवा इस गीली छत से टकराएगी, घर के अंदर एसी जैसी ठंडक पैदा होगी। वाह बेटी, बाहर लू चल रही है लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठंडक है। हाँ माँ जी, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, रसोई की। मैं सोच रही हूँ यहाँ हम अपनी रसोई बनाएंगे। इसमें एक नहीं 3 चूल्हे होंगे, पर बहू 3-3 चूल्हे जलेंगे तो पूरी रसोई धुएं से भर जाएगी। हमारा दम घुट जाएगा। उसका जुगाड़ मैंने कर लिया है। देखिए, ये बांस का पाइप सीधा छत के बाहर खुलता है। सारा धुआं अपने आप ऊपर खींच जाएगा और रसोई हमेशा साफ रहेगी। और ये दीवारों में क्या बनाया है तुमने? ये भाभी, हमारी इनबिल्ट अलमारियां हैं। इसमें हम मसाले और राशन रखेंगे। मिट्टी की मोटाई की वजह से यहाँ सामान कभी खराब नहीं होगा। प्रियंका ने रसोई की दीवारों पर फूलों के रस और गोंद से सुंदर आकृतियां बनाई। उसने मिट्टी के ही स्टैंड बनाए जिस पर नारियल के खोल से बने कप सजाए। वो रसोई अब किसी मॉड्यूलर किचन से कम नहीं लग रही थी। वाकई प्रियंका, इस मिट्टी की रसोई में काम करने का अपना ही मजा है। न धुआं न गर्मी, बस मिट्टी की सौंधी खुशबू। घर का ढांचा और रसोई अब तैयार थी, लेकिन असली चुनौती थी बर्तनों और संसाधनों की कमी। अब तक वो पत्तों और नारियल के खोलों से काम चला रहे थे। एक शाम प्रियंका ने अंकित और हिमांशी को पास बुलाया। भैया भाभी, आप जब अगली बार राशन लेने शहर की बाहरी बस्ती में जाए तो वहाँ से एक पुराना कुम्हार का चौक ढूंढ कर लाइएगा। चाक? उसका क्या करोगी प्रियंका? क्या तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी? हाँ भैया, हमारे पास बर्तनों की कमी है और हमारे पास यहाँ सबसे अच्छी चिकनी मिट्टी है। अगर हमारे पास चाक होगा तो हम अपनी जरूरत के बर्तन खुद बना लेंगे। कुछ दिनों बाद अंकित और हिमांशी एक पुराना पत्थर का चाक लेकर आए। प्रियंका की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई। उसने आंगन में एक कोने में उसे सेट किया और चिकनी मिट्टी को गूंथकर उस पर रखा। चाक तेजी से घूमने लगता है और प्रियंका की उंगलियों के जादू से मटमैली मिट्टी देखते ही देखते एक सुंदर सुराही का आकार ले लेती है। अरे ये तो बिल्कुल बाजार जैसा घड़ा लग रहा है बहू।
तुझे ये सब कब आया? माँ जी, बचपन में जब हम मिट्टी के घर बनाते थे तब मैंने शौक से पॉटरी सीखी थी। अब मैं इस मिट्टी से हमारे लिए मटके, दिए, थालियाँ और पानी पीने के लिए कप बनाऊंगी। अगले कुछ दिनों तक प्रियंका ने जी तोड़कर मेहनत की। उसने दर्जनों दिए, छोटे मटके और सुंदर नक्काशीदार थालियां बनाई। जब वो धूप में सूखकर तैयार हो गई तो उसने उन्हें आग में तपाकर पका लिया। अंकित भैया, ये 20 दिए और 5 छोटे मटके बाजार ले जाइए। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसमें हम घर के लिए कुछ और जरूरी सामान ले सकेंगे। अंकित और हिमांशी चेहरा ढककर पास के गांव के हाट में गए। प्रियंका की बनाई कलाकारी इतनी सुंदर थी कि देखते ही देखते सब बिक गए। प्रियंका ये देखो, सारे बर्तन बिक गए। लोगों को ये हाथ की कारीगरी बहुत पसंद आई। ये रहे हमारे पहले 500 रुपए। अरे हमारी पहली कमाई प्रियंका। मिट्टी के बर्तन बेचने से जो थोड़े पैसे आए उससे परिवार की हिम्मत बढ़ गई थी। एक दोपहर प्रियंका रसोई के बाहर चूल्हे की राख साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर आंगन में एक कोने में पड़ी। वहां की गीली मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर निकल रहे थे। अरे ये तो वही टमाटर और मिर्च के बीज है ना, जो मैंने खाना बनाते समय यहाँ फेंके थे। देखिए कितनी जल्दी से ये बाहर निकल आए। इसका मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ जो भी बोया जाएगा वो आसानी से उग जाएगा। बिल्कुल ऋषभ भैया, जब आप अगली बार बाजार जाएं तो साधारण सब्जियां नहीं बल्कि कुछ खास चीजें लाना। केसर के बल्ब, इलायची, काली मिर्च और कुछ महंगी जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा और गिलोय के बीज लेकर आना। हम यहाँ अपनी खेती शुरू करेंगे। अंकित और हिमांशी बाजार से बीजों की छोटी छोटी पोटलियां ले आए। पूरा परिवार काम पर लग गया। विनोद जी और ऋषभ ने घर के चारों ओर की कटीली झाड़ियां साफ की और बांस की बाड़ बनाई ताकि जंगली जानवर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। बेटा अंकित, मिट्टी को थोड़ा गहरा खोदो। इसमें हम वो बांस वाली पाइपलाइन का पानी भी मोड़ देंगे ताकि सिंचाई आसानी से हो सके। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। प्रियंका की देखभाल और उपजाऊ मिट्टी के संगम ने उस वीरान जगह को एक हरे भरे बगीचे में बदल दिया। घर की दीवारों के पास मसाले की बेलें चढ़ने लगी और आंगन के चारों ओर केसर और जड़ी बूटियों की महक फैलने लगी। कुछ महीनों बाद बगीचा पूरी तरह तैयार था। इलायची की कलियां और काली मिर्च के गुच्छे लटक रहे थे। जड़ी बूटियां इतनी अच्छी हुई थी कि उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। प्रियंका, बाजार में इन शुद्ध मसालों और जड़ी बूटियों की बहुत मांग है। शहर में तो सब मिलावटी मिलता है, लोग इन्हें हाथों हाथ लेंगे। हाँ हिमांशी, हम मजदूर बनकर जाएंगे और इन महंगी जड़ी बूटियों को बेच कर आएंगे। अंकित हिमांशी अब अक्सर बाजार जाने लगे। उनकी शुद्ध जड़ी बूटियों और मसालों की चर्चा छोटे व्यापारियों के बीच होने लगी। इससे न केवल अच्छी आमदनी होने लगी बल्कि परिवार की रसोई अब घी, तेल और बढ़िया राशन से भर गई। अब मुझे गरीबी महसूस नहीं होती। हमारे पास अपना घर है, अपना पानी है और अब तो अपनी खेती भी है। सभी खुश होने लगे थे, लेकिन जंगल की गर्मी अब अपने चरम पर थी। बाहर लू के थपेड़े चल रहे थे जिससे न केवल इंसान बेहाल थे बल्कि बाजार से लाया हुआ दूध और बगीचे की सब्जियां भी कुछ ही घंटों में कुम्हलाने लगी थीं। बाहू, अंकित जो कल दूध लाया था वो फट गया। इतनी मेहनत की सब्जियां भी सूख रही हैं। इस गर्मी में कुछ भी ताज़ा रखना नामुमकिन है। माँ जी फिक्र मत कीजिए, मिट्टी और रेत में वो ताकत है जो बर्फ जैसा एहसास दे सकती है। प्रियंका ने आंगन के सबसे ठंडे कोने में मिट्टी का एक बहुत बड़ा और गहरा कुंड बनाया। उसके अंदर उसने एक छोटा मिट्टी का बर्तन रखा और दोनों के बीच की खाली जगह को नदी की बारीक रेत से भर दिया। भाभी, हमें बस इस रेत को हर वक्त गीला रखना है। जैसे जैसे पानी इस रेत में उड़ेगा ये अंदर वाले बर्तन को एकदम ठंडा कर देगा। अरे ये तो सच में ठंडा है। अब हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये तो हमारा अपना बिना बिजली वाला फ्रिज बन गया। खाने और पीने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में दिन में 2 बार नहाना जरूरी था। नदी तक बार बार जाना अब बूढ़ी सास ससुर के लिए संभव नहीं था। प्रियंका, घर इतना सुंदर है पर इस गर्मी में चिपचिपाहट से बुरा हाल है। नदी तक जाने की हिम्मत नहीं होती, बहुत थकान होती है। भाभी, नदी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, नदी को घर के अंदर तो बुला सकते हैं। प्रियंका ने ऋषभ की मदद से बांस की पाइपलाइन का एक हिस्सा घर के पिछले हिस्से में एक ऊंचे खंभे तक पहुंचाया। उसने बांस के आखिरी सिरे को बंद करके उसमें सुई से ढेर सारे बारीक छेद कर दिए। इन पाइपों के जोड़ों में मैंने थोड़ा सा चंदन की लकड़ी का बुरादा और सूखी जड़ी बूटियां भर दी थी। जैसे ही ऋषभ ने ऊपर से पानी छोड़ा, बांस के छेदों से पानी की बारीक फुहारें गिरने लगी। पानी जब उन जड़ी बूटियों और चंदन से होकर गुजरा तो पूरा इलाका महक उठा। ये तो शहर के किसी लग्जरी स्पा जैसा है। ठंडी फुहारे और चंदन की खुशबू, सारी थकान मिट गई। अरे वाकई प्रियंका, तूने तो
इस वीरान जंगल को किसी राजा का महल बना दिया। अब हमें शहर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। अब घर में पानी, खाना और शीतलता सब कुछ था, लेकिन प्रियंका को अभी कुछ कमी लग रही थी। उसे इस मिट्टी के घर को अंदर से आलीशान लुक देना था। माँ जी, बस आप थोड़ा साथ दीजिए, हम यहाँ जापानी स्टाइल का डाइनिंग टेबल और बैठने के लिए चबूतरे बनाएंगे। प्रियंका ने घर के मुख्य हॉल में चिकनी मिट्टी और गोबर के लेप से एक बड़ा आयतकार मंच तैयार किया। भाभी, शहर में हम रोज मेज कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन यहाँ हम अपनी जापानी स्टाइल में भोजन करेंगे। ये नीचे डाइनिंग टेबल है, इसके चारों ओर बैठकर हम खाना खाएंगे, तो जमीन की ठंडक हमारे शरीर को सुकून देगी। अरे ये ऊंचे चबूतरे तो तुमने दीवार के साथ बनाए हैं। ये हमारे मिट्टी के सोफे हैं भाभी। धीरे धीरे करके जंगल में मिट्टी और घास से आलीशान महल तैयार हो रहा था। एक दिन काम करते हुए प्रियंका ने देखा कि 5 साल का नन्हा वेद दोस्तों के साथ खेलने की जिद कर रहा था। तभी उसके लिए प्रियंका ने एक जुगाड़ लगाया और घर के कोने को म्यूजिक और प्लेइंग रूम में बदल दिया। वेद बेटा, इधर आओ, देखो चाची ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। प्रियंका ने अलग अलग आकार के मिट्टी के मटकों को उल्टा करके रखा था और बांस की पतली छड़ियों से एक वाद्य यंत्र बनाया था। वाह चाची, इसकी आवाज तो बहुत अच्छी है। ये मेरा अपना ड्रम सेट है। वाह प्रियंका, तुमने ये जो बांस के टुकड़ों में छेद करके छोटी छोटी बांसुरी और विंड चिम बनाया है ना, ये तो हवा चलने पर मधुर संगीत पैदा करती है। क्या बात है। भाभी देखो मैंने और क्या बनाया है। ये बांस की पतली पतली तिल्लियों को आपस में जोड़कर एक सुंदर गोलाकार ढांचा बनाकर मैंने शीशम के बड़े पत्तों को एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया। प्रियंका, ये झूमर तो किसी बड़े शोरूम के डिजाइनर लैंप जैसा लग रहा है। रुकिए ऋषभ, अभी असली जादू बाकी है। प्रियंका उस झूमर के बीच में मिट्टी के नक्काशीदार दिए रखती है और जैसे ही दिए जलाए गए, पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी ने दीवारों पर सुंदर आकृतियां बना दी। इसी बीच अंकित, जो शहर से एक पुराना सोलर पैनल ले आया था, ऋषभ ने उसे छत पर सेट कर दिया। प्रियंका, अब हमारे इस महल में सूरज की रोशनी से रात को बल्ब भी जलेंगे। रात को जब घर सोलर लाइट और मिट्टी के दियों से जगमगा उठा तो वो नजारा जादुई था। मिट्टी के लैंप स्टैंड्स, पत्तों के झूमर और दीवारों पर बनी नक्काशी ने इस दुनिया का सबसे सुंदर मिट्टी का आलीशान ससुराल बना दिया था। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बहू ने मिट्टी और घास से आलीशान महल बना दिया। एक शाम जब घर पूरी तरह बनकर तैयार था और चारों ओर जड़ी बूटियों की खुशबू फैली थी, ऋषभ और प्रियंका आंगन के मिट्टी के चबूतरे पर बैठे थे। प्रियंका, उस दिन जब हम शहर से भागे थे तो मुझे लगा था कि मेरा तुम्हें साथ लाने का फैसला शायद गलत है। मुझे डर था कि मैं तुम्हें गरीबी और मुकद्दर के हवाले कर रहा हूँ। नहीं ऋषभ, वो हमारा सबसे सही फैसला था। अगर हम पापा की धमकी सुनकर डर जाते तो आज हमारे पास ये मिट्टी का आलीशान महल और ना ये सुकून होता। हमने साबित कर दिया कि महल ईंटों से नहीं, मेहनत और अपनों के साथ से बनता है। जंगल में अब शांति थी। सोलर लाइट की मध्यम रोशनी मिट्टी के महल को और भी सुंदर बना रही थी। पूरा परिवार गहरी नींद में था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। प्रियंका सुनो, बाहर झाड़ियों में कोई है। हाय राम, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। कोई बाहर नहीं निकलेगा, दरवाजे बंद रखो। जंगल में रात को बाहर जाना मौत को दावत देना है। तभी अचानक तड़ 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 गोलियों की गूंज ने पूरे जंगल को हिला दिया। परिवार का हर सदस्य डर के मारे एक दूसरे से चिपक गया। वो पूरी रात जागते रहे, घर के अंदर दुबके रहे। बाहर मौत का तांडव चल रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही प्रियंका हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। रात की बारिश और हवा ने उसके सुंदर फूलों के बगीचे को थोड़ा बिखेर दिया था। प्रियंका धीरे धीरे फूलों की क्यारियों के पास गई। तभी उसकी नजर एक विशाल इमली के पेड़ के पीछे पड़ी। अरे वहाँ पत्तों के ढेर के नीचे वो क्या है? कहीं कोई लाश तो नहीं? प्रियंका कांपते कदमों से पास गई और पत्तों को हटाया। वहां खून से लथपथ एक इंसान पड़ा था। जैसे ही उसने चेहरा साफ किया, उसके होश उड़ गए। पापा, ऋषभ जल्दी आओ, ये तो मेरे पापा हैं। साकिल के दोनों पैरों में गोलियां लगी थी। वो बेहोश था। ऋषभ और अंकित दौड़कर आए और उसे उठाकर अंदर ले गए। प्रियंका ने तुरंत इलाज शुरू किया। उसने मिट्टी और जड़ी बूटियों के लेप से एक मेडिकल पेस्ट बनाया। अंकित और ऋषभ ने मिलकर मिट्टी और बांस से एक ऊंची खटिया बनाई थी। उस पर साकिल को लिटाया। घबराओ मत प्रियंका, हम सब मिलकर इनका इलाज करेंगे। अंकित, गर्म पानी ला। प्रियंका ने अपनी बनाई जड़ी बूटियों से बड़ी कुशलता से गोली निकाली और घाव पर लेप लगा दिया। पूरा 1 हफ्ता बीत गया। साकिल उस मिट्टी की बनी खटिया पर लेटा रहा। ठंडे घर और शुद्ध हवा ने उसके घाव को जल्दी भर दिया। एक दोपहर साकिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो एक बहुत ही ठंडे और सुंदर कमरे में है। सामने प्रियंका उसके पैर सहला रही थी और सास मंजू जी
उसे सूप पिलाने की तैयारी कर रही थी। मैं कहाँ हूँ प्रियंका? तुम लोग? पापा, आप अब सुरक्षित हैं? घर? ये तो किसी महल जैसा है। वो गुंबद, वो नक्काशी, वो ठंडी हवा, ये सब मिट्टी का है। हाँ साकिल जी, आपने हमें हमारे आलीशान घर से निकालकर मिट्टी में मिलाने की धमकी दी थी, लेकिन देखिए आपकी बेटी ने उसी मिट्टी से हमारे लिए महल बना दिया। मुझे माफ कर दो प्रियंका। ऋषभ, मैं अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बेटी की जान के पीछे पड़ गया, लेकिन अब बहुत हुआ। चलो तुम सब वापस चलो। वो घर, वो कारोबार सब तुम्हारा है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे अपने किए का पश्चाताप हमेशा रहेगा। ठीक है पापा, हम चलेंगे, लेकिन ये जंगल में मिट्टी और घास का आलीशान ससुराल हमारी मेहनत है। हम यहाँ आते जाते रहेंगे और हर गर्मी में छुट्टी बिताने यहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा वनवास खत्म हुआ। चलो सब घर चलते हैं। सब अपना सामान पैक करने लगे। प्रियंका ने अपने बनाए मिट्टी के बर्तन और कुछ जड़ी बूटियां साथ ली। 1 साल बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। प्रियंका, ऋषभ और उनका पूरा परिवार, जिसमें अब प्रियंका का एक छोटा नवजात बच्चा भी है, वापस उसी जंगल वाले महल में आए हैं। साकिल अब बदल चुका है और वो भी अपने पोते पोतियों के साथ उसी मिट्टी की ठंडी छांव में बैठकर मुस्कुरा रहा है।